हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने CUET PG फिज़िक्स के एक और लेक्चर के साथ। और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी किसकी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी बात चल रही थी और उसमें हमने बात की थी गाउस लॉ की। तो उस गाउस लॉ का एक फॉर्म हमने कर लिया था, एक्चुअली दोनों फॉर्म ही कर लिए थे हमने, डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, तो वो क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। फिर देन गाउस लॉ में ही फर्दर हम पढ़ेंगे कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है वो क्या है, और उसमें गाउस लॉ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और देन उसके बाद जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, और क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे गाउस लॉ के, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। परंतु आज के लेक्चर में केवल हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है उनको लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस करने के बाद गाउस लॉ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे जो पहले नहीं थे। तो जो भी लोग चैनल को देख रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एक, जिसमें फाई यहाँ पर है मेंशन। फाई क्या है अभी हम बात करेंगे। तो फाई इक्वल्स टू है 3x² - y + z वोल्ट। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी। अब देखो, यूनिट से ये पकड़ सकते हो कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो यूनिट से अगर पकड़ो तो यहाँ पर अब तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बात हो रही है पोटेंशियल की। तो ये जो फाई है ये क्या है, ये पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल। अब पोटेंशियल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक बीच में एक रिलेशन होता है कि E बराबर माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। E इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब फाई जो है, फाई क्या है? पोटेंशियल है। हालांकि पोटेंशियल के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, फिर भी अभी आ गया क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट करोगे, जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट करोगे तो हमेशा कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? वेक्टर। हमेशा कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। अब यहाँ पर जो ये ग्रेडियंट है, जो ये क्या लिखा है? ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, या ये डेल ऑपरेटर जो है इसका मतलब d/dx। यहाँ पर जो बात चल रही है सारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की चल रही है अभी। तो d/dx i कैप, d/dy j कैप और d/dz k कैप। तो इसकी हेल्प से तो सबसे पहले मैं किसको निकालूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालूंगा। तो E इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा? माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी कि d/dx आई कैप, d/dy जे कैप और प्लस d/dz के कैप। और फाई की वैल्यू अब मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ पर, तो कितनी? 3x² - y + z। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी मेरे को d/dx। अब x वाला होगा इसमें तो खाली, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 3x² और i कैप रहेगा ही, प्लस dy, d/dy, y का कितना है यहाँ पर? -y है, तो इसके साथ क्या रहेगा? j। और d/dz इसके साथ क्या आ जाएगा? z। और इसका कितना हो जाएगा? k कैप। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस तो रहेगा ही, तो ये होगा इसका, हम क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा खाली, 3 हो जाएगा 6x। तो ये हो जाएगा 6x आई कैप, और ये हो जाएगा कितना? -y जे कैप। y तो ख़त्म हो जाएगा, सॉरी, -j कैप, -j कैप। और यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस का k कैप। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हमें चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं? उसके लिए हमें गाउस का जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ है वो क्या है? रो डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू ρ/ε0। देखो ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है ग्रेडियंट, और डॉट प्रोडक्ट लगा के लिखा है तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू ρ/ε0। तो ये डेल ऑपरेटर का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया। तो d/dx आई कैप प्लस d/dy जे कैप प्लस d/dz के कैप, इतना कर लेना है। उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है। डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ? इसके साथ। तो ये माइनस में बाहर लगा दूँ पहले ही, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6x आई कैप
माइनस जे कैप और प्लस के कैप, और ये बराबर हो गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, तो बाहर है ही डी अपॉन डी एक्स और ये 6x, ठीक। और ये बन जाएगा कितना, माइनस डी अपॉन डी वाई, और जे डॉट जे कितना हो गया 1, और ये प्लस डी अपॉन डी जेड, और के डॉट के कितना हो गया 1, और इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना बच जाएगा, -6, यहाँ 6 बच जाएगा, और यहाँ हो जाएगा इसका 0, और इसका भी डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, तो यहाँ खाली 6 रह गया, है ना, कितना रह गया 6 रह गया, तो ये ब्रैकेट में 6 रह गया, और इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से रो की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 6 एप्सिलॉन नॉट माइनस का, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -6 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमने दो चीज़ों का यूज़ किया, एक तो हमने इस रिलेशन का यूज़ किया, ये याद रखना है, हालांकि याद होगा आप लोगों को, है ना, मन में बसा लो, मुझे मन में बसा लो, और ये वाला रिलेशन जो कि है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, इंटेलिजेंट तुम सब लोग हो सकते हो, थ्योरी ये न्यूमेरिकल्स वगैरह तुम्हें सबको समझ में आ सकते हैं, परंतु गड़बड़ कहाँ हो सकती है, जब हम एंड मोमेंट की बात करते हैं, यानी कि जब हम सब्जेक्ट को कंक्लूड कर रहे होते हैं, तो ये फार्मूलाज हमें ध्यान नहीं रहते, और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन फार्मूला बेसिस पे ही होते हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चंस की उतनी ज़्यादा करना, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला केवल तभी याद होंगे जब आप इनको बार बार यूज़ थ्रू लाओगे, और बार बार यूज़ में कब आ सकते हैं, जब आप इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द टोटल चार्ज कंटेन्ड विद इन द क्यूब एज शोन इन फिगर। ये क्यूब दिया हुआ है, क्यूब की साइड जो है 1 है, 1 है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये दे रखा है k 4x² आई कैप प्लस 3y जे कैप, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। तो टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है। तो टोटल चार्ज के लिए गाउस का नियम हम यूज़ करें, तो गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी एक, वो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी कि E डॉट डी एस इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ E और डी वी या डी टाउ। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ E और डी वी, और ये क्या हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो हमें यहाँ पर E रखना है सबसे पहले, और उसका हमें क्या करा देना है, डाइवर्जेंस करा देना है। तो करो भाई, तो इसको रखो डी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट कराओ किसके साथ, इसके साथ। तो अंदर k से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो 4x² k आई कैप और 3y k जे कैप प्लस 3y k जे कैप, और ये हो गया dv। मैं RHS ले रहा हूँ, LHS ले रहा हूँ, खाली LHS, जगह इतनी नहीं है ना। तो डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो ये बन जाएगा d अपॉन डी एक्स कराना है इसका, तो ये हो गया 8x, ये हो गया 8x, i डॉट आई ख़त्म, 8x k हो गया, ठीक है, कितना हो गया 8x k। फिर इसका कराओगे या j डॉट j का, तो j डॉट j का कराओगे तो 1, और d अपॉन डी वाई कराओगे तो ये रह जाएगा खाली 3k, तो ये हो गया 3k प्लस का 3k, और j में कुछ है ही नहीं तो j का ख़त्म, तो यहाँ हो गया ये इसका dv, ये LHS बन गया। अब इसको बराबर कर दो RHS के, तो RHS क्या है, Q एनक्लोज्ड और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब dv का मतलब क्या है, dx dy dz, तो 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8x k कैप प्लस 3k k कैप नहीं k, और ये हो गया dx dy और dz और q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये x में होना है खाली, y z दोनों अपनी वैल्यू क्या देंगे 1 देंगे, तो dy
का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा 1, dz का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा y, 0 से 1 लिमिट में क्या देगा 1, dz का इंटीग्रेशन कितना आएगा z, 0 से 1 लिमिट में क्या देगा z, dx से जब इसका इंटीग्रेशन करोगे यानी कि ये लिखोगे, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8xk + 3k, और इसका dx से इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 8x² प्लस यहाँ क्या बनेगा 3kx, और लिमिट लगाओगे 0 से 1, तो ये कितना हो जाएगा 7k। भाई x की जगह 1 पुट करोगे वो 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7k। तो यहाँ आ गया 7k = q enclosed अपॉन ε0। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से q enclosed की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7ε0k, कितनी वैल्यू आ जाएगी 7ε0k। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स का पूरा यूज़ हो रहा है, यानी कि आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर ठीक ठाक है, ठीक ठाक बहुत अच्छे भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप इजीली निकाल के ले जाओगे इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें ओरिजिन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें दिया हुआ है वो ये है E = k√x, और ये x कैप डायरेक्शन में है। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्यूब, वही कहानी है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो करना क्या है, चार्ज की बात हो रही है ना, तो इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ E dv, और ये q एनक्लोज्ड अपॉन ε0। तो पहले तो क्या करोगे, इसके डाइवर्जेंस करोगे, डाइवर्जेंस करोगे तो इसको ऐसे लिख दो d/dx। अब यहाँ पर x कैप में लिख रहा है, x कैप मतलब हो गया i कैप, तो i कैप प्लस d/dy j कैप और d/dz k कैप, ऐसा लिख दिया मैंने पूरा। और फिर उसके बाद e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू है k√x, और ये हो गया क्या i कैप अपना, और dv। ठीक है, ये LHS ही लिख रहा हूँ मैं भी। ठीक, देखो भाई अब j और k तो है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन में कौन रह गया, डिफरेंशिएशन में d/dx और ये k√x, ये रह गया। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो dv रह गया, ये dv आ जाएगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर बनेगा तुम्हारे पास क्या बनेगा, यहाँ बनेगा k/2√x, है ना, और ये हो गया dv, तो इसको लिख दिया मैंने dx dy और dz। अब दोनों को बराबर कर दो, इनको, इन दोनों को अब बराबर करोगे तो क्या बनेगा, 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये हो गया k/2√x, और ये हो गया dx dy और dz, और ये किसके बराबर, q एनक्लोज्ड अपॉन ε0। अब मैं लिमिट लगा के बताता हूँ तुम्हें कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहले x की लिमिट की बात करोगे तो x का एक्सिस ये दे रखा है, तो x यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से मतलब 0 से किस डिस्टेंस पर है, l पर, तो ये l से चालू होकर कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ l, और ये आगे भी l डिस्टेंस, तो टोटल कितना हो गया 2l। तो x की लिमिट हो गई 0 से 2l, y की जो लिमिट है वो कितनी होगी 0 से l, और z की जो लिमिट होगी वो कितनी होगी 0 से l। अब ये छोटा सा काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हें अब इस इंटीग्रेशन को मेरे को सॉल्व करके बताना है ना। 90% काम मैंने कर दिया है, 10% तुम्हारा काम है कि तुम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, और मैं इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ तुम लोगों से कि इस इंटीग्रेशन को तुम सॉल्व कर ले जाओगे। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर बोला है अ क्यूब ऑफ अ साइड, है ना, क्यूब ऑफ अ साइड A lies in the first octant with one corner at origin, an electric field E0 1 minus x square over a square I cap exists in space. What is the total electric flux? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमें, E की वैल्यू दे रखी है E0 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई कैप। फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स किसके बराबर हो गया, फ्लक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, E.ds, है ना, और जिसको तुम किसके बराबर लिख सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ E और dv। तो वही कहानी करनी है। पर अब यहाँ देखो, अभी तक इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो तो समझ जाओ कि सिर्फ आई दे रखा है तो वाई जेड की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये करना है d/dx और इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करना है
ई नॉट से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस ई नॉट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, है ना, और ये डी वी। ठीक है ना, ये बात समझ गए मैंने कैसे किया? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हो तुम। हाँ जी, तो पहला तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर 5 लिख देता हूँ मैं। तो ये कितना आएगा? पहला वाला तो 0 आएगा। दूसरा वाला कितना आएगा? दूसरा वाला आएगा 2 ई नॉट एक्स ओवर ए स्क्वायर, ये आएगा ना, 2 ई नॉट एक्स ओवर ए स्क्वायर। अब क्या करना है? इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है, 1 2 3, माइनस बाहर ले लो, 2 ई नॉट एक्स ओवर ए स्क्वायर, डी एक्स डी वाई और डी जेड। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी बेटा? लिमिट लगेगी 0 से a, 0 से a और 0 से a। देखो y और z दोनों का जब इंटीग्रेशन करोगे तो dy का कितना आएगा? y लिमिट 0 से कितनी है? a, तो कितना रह जाएगा? a। dz का इंटीग्रेशन करोगे तो dz आएगा, फिर लिमिट लगाओगे 0 से a तो कितना आएगा? a। यानी कि बाहर कितना निकलेगा? बाहर निकलेगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस ये पहले से ही है, और a इन दोनों का a स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर। अब क्या रह जाएगा? 0 से ए एक्स वाला, और ये कितना है? ये है 2 ई नॉट एक्स और डी एक्स। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर गया, मर गया ना, मर गया। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा? माइनस, तो ये रहेगा ही। इसका इंटीग्रेशन करोगे 2 ई नॉट बाहर, ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यही आएगा 0 से ए, 2 से 2 ये ख़त्म, तो ये कितना बचेगा? माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। क्या बचेगा? माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं होपफुली सारे समझ में आ गए होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि इनमें फिज़िक्स का कम यूज़ है, मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज़ है। जितने अच्छे आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होंगे उतना कम इनमें टाइम लगेगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फंस गए तो फिर ये सवाल हिलने में नहीं है। तो अभी तक हम सवाल कर चुके हैं ये 1 2 3 और 4, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, जो भी लोग CUET PG फिज़िक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो थंबनेल पे भी मैंने नंबर शो किए हुए हैं, और यहाँ पर भी लगातार आपको यहाँ पर फुटर पर दिख रहे होंगे कि एक व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, जिस पर आप मैसेज कर और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इन लेक्चर्स से रिलेटेड असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनकी सबसे पहली अपडेट जो है वहाँ पर पहुँचती है। हालांकि ये यूट्यूब पर भी अपलोड होते हैं, परंतु YouTube पर क्या पता आपको कब नोटिफिकेशन पहुंचे, 2-3 दिन बाद। अगर आपने बेल आइकन दबाया हुआ है, प्रेस किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दबाया हुआ है तो फिर इसको पहुंचने में टाइम लगता है। चलिए साहब आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है अ क्यूब ऑफ साइड L हैज़ वन कॉर्नर at the origin of coordinate and extend along the x, y and z axis. Suppose that the electric field in this region is given by a plus b by z. Determine the change inside the cube. चार्ज है, चेंज नहीं है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, मेरी राइटिंग मेरे को समझ में नहीं आ रही। चार्ज इनसाइड द क्यूब, a and b आर सेम कॉन्स्टेंट्स, है ना। देखो भाई यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो a प्लस बी वाई है, a प्लस बी वाई और जे कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, वाई है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, यूं इस डायरेक्शन में। तो एक बात ध्यान दो कि जो फाई है वो क्या होता है? E डॉट डी एस। तो यदि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हुई या अपोजिट भी हुई तो उस डायरेक्शन में तो फाई एग्जिस्ट करेगा, और उसके परपेंडिकुलर अगर फाई चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड चल गया एरिया वेक्टर के, तो क्या हो जाएगा? 0। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो सरफेस दिख रही है आपको, ये वाली, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हुई परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो इसके नीचे वाली भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। इसी तरह से ये सामने वाली भी और इसके पीछे वाली भी। तो अगर मैं सरफेसेस के नाम दूँ कौन सी, ए, ये ए है, ये बी है, ये ई है, एफ है, ई एफ
और कौन सी नीचे वाली CDHG, CDHG, और ये वाली EAHG, D, EAHD, और कौन सी ये वाली FBCG, FBCG। इन सभी से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सब एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फ्लक्स केवल इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। इस डायरेक्शन में भी यहाँ पर उसकी वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो ये सरफेस है EFGH, इसके लिए जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो होगा बाहर की तरफ नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पर इसका जो एरिया वेक्टर होगा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर इसका एक एरिया वेक्टर जो होगा वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए अगर मैं इसको बोलूँ φ1 निकालने के लिए और इसको बोलूँ मैं φ2, तो नेट जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, φ1 और φ2 से मिलकर बनेगा। तो सबसे पहले मैं φ1 की वैल्यू निकाल लूँ। तो φ1 के लिए क्या लिखोगे आप लिखोगे E.ds। तो E की वैल्यू क्या लिखोगे, सबसे मेन चीज़ ये है। तो E की वैल्यू दी है हमें A + by और j कैप। तो जब आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर EFGH पर, यानी कि 1 की बात कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू कितनी है उस केस में, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बराबर रहेगा वो बराबर रहेगा खाली A के। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा किसके, A के, है ना, क्योंकि y क्या है, 0 है वहाँ पर। और ds का मतलब एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर नेगेटिव जेड में चला गया क्योंकि ये पीछे जा रहा है, तो माइनस आ गया बाहर, माइनस आ गया। अच्छा जी, उसके बाद जो साइड इसकी है क्यूब की L, तो एरिया की कितना हो जाएगा, AL²। कितना हो जाएगा, AL² हो जाएगा, है ना। एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, AL²। सब कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो कितना आएगा, यह आएगा -AL²। ठीक है, φ1 जो आएगा वो कितना आएगा, -AL²। जब आप φ2 निकालने को जाओगे तो φ2 जब आप निकालोगे तो φ2 के लिए यहाँ पर आपके पास जो E है, E की वैल्यू क्या लिखोगे, A + by। तो ये हो जाएगा कितना, A + y की वैल्यू यहाँ से और यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी, L। तो BL, A + BL। और DS ये साइड और ये साइड L हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, L²। अब ये सेम डायरेक्शन हो गई, तो कितना हो जाएगा, A + BL × L²। ये किसकी वैल्यू हो गई, φ2 की वैल्यू हो गई, है ना। एक मिनट, तो ये φ2 की वैल्यू हो गई। इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा AL² और + BL³। अब जो नेट फ्लक्स होगा इन दोनों का सम होगा, तो फाई नेट बराबर क्या हो गया, φ1 + φ2। तो φ1 कितना हो गया, -AL² और φ2 कितना हो जाएगा, +AL² + BL³। तो ये ख़त्म, मर गया, तो बच कितना गया, BL³। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, फाई नेट की कितनी वैल्यू, BL³। अब गाउस लॉ से, तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, तो गाउस लॉ से हमने पढ़ा है कि फाई नेट इक्वल्स टू Q enclosed अपॉन ε0। तो ये कितना हो गया, BL³, Q enclosed अपॉन ε0। तो Q enclosed कितना हो गया, B ε0 और L³। तो ये यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, इनक्लोज्ड चार्ज की। ठीक, हाँ जी। अब ये क्यूब वाले क्वेश्चन हैं, ये देखते हैं हम। इसमें हमें बोला है, हालांकि इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो अभी कुछ 1-2 मैं केस करा रहा हूँ, उसके बाद बाकी के जो है मैं तुम्हें असाइनमेंट में भेजूंगा, जो तुम्हें करके भेजने हैं। ये वाले क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि एक चार्ज जो है वो एक कॉर्नर पर लोकेटेड है किसी क्यूब के। तो ये जो शेडेड एरिया है, शेडेड फेस है, इससे हमें चार्ज की जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, इसको करने के लिए क्या करोगे तुम, अगर तुम इसमें गाउस लॉ लगाना चाहते हो तो सबसे पहले गाउस लॉ इसमें लगेगा नहीं। लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो क्यू चार्ज है वो एक क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है। ये क्यू चार्ज, ये जो कॉर्नर है इसके बाहर भी शेयर हो रहा होगा। तो सबसे पहले गाउस लॉ लगाने के लिए हमें इसको किसके अंदर लाना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस के अंदर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ऐसा मान लेंगे, मैं इसको थोड़ा छोटा करके बना देता हूँ।
देखो अभी की पोजीशन ये है। अब मैं ऐसा कर लेता हूँ कि ये जो है इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ कैसे करूँगा, मैं इसको 3 जो क्यूब है वो तो नीचे लगा लूँ, यानी कि नीचे टोटल कितने कर दूँ, नीचे कर दूँ टोटल 4, ऐसे 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 एक ऐसे, ये निकल गया। है ना, और 4 ही क्यूब ऊपर चले गए ऐसे। ये देखो ज्योमेट्री को थोड़ा समझने की कोशिश करना, 4 ही क्यूब ऐसे चले गए। तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये चार्ज है। तो अब ये जो चार्ज है ये एनक्लोज्ड हो गया, है ना, पूरे क्यूब के अंदर। तो गाउस के नियम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स है वो क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे क्यूब के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, पूरे क्यूब के लिए हो गया। अब हमसे यहाँ पे पूछा है कि जो शेडेड जो ये वाला हिस्सा है, यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला हिस्सा, इससे जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू बतानी है ना। तो उसको हम कैसे बता सकते हैं, तो अगर ये बड़ा वाला क्यूब, तो बड़े वाले क्यूब के कुल कितने फेसेस होंगे, 6, है ना। बड़े वाले क्यूब के कुल कितने फेसेस होंगे, 6। तो फॉर बिग क्यूब, बड़े वाले क्यूब की बात कर रहा हूँ जो इन 8 क्यूब से मिलकर बना है, तो फेस जो हैं वो कितने हैं, 6 है, 6। तो फॉर वन फेस जो फ्लक्स होगा फाई, हर किसी से जा रहा होगा, तो फाई वन फेस के लिए वो कितना हो जाएगा, ये वाला फ्लक्स अपॉन 6। और फाई वन की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाला फ्लक्स कितना है, ये वाला फ्लक्स है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो गई। अब ये जो एक फ्लक्स है ये कितने क्यूब से मिलकर बन रहा है, 4 से, मतलब 4 आ रहे हैं ना, 1 2 3 4। तो हमें इन चारों में से एक से बताना है, तो एक से कितना हो जाएगा, तो ये जो शेडेड रीजन है इसका कितना हो जाएगा, मान लो ये फाई 2 है, तो ये Q1/4 हो जाएगा। तो Q1/4, तो ये कितना है, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा C, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्यूब के ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो मैं तुम्हें असाइनमेंट में दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से क्यूब के जो क्वेश्चंस बनेंगे, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस भी होते हैं, बहुत ट्रिकी टाइप से क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सॉल्यूशन होते हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी कुछ ट्रिकी सा ही है। कंसीडर अ चार्ज Q at the origin of 3-dimensional coordinate system. The flux of the electric field through the curved surface of a cone that has a height h and a circular base of radius r as shown in figure. तो देखो साहब, यहाँ पर जो चार्ज रखा है वो रखा है सर्कुलर वाले पार्ट में रखा है, डिस्क वाले पार्ट में, और ऊपर कोन है। तो इससे हमें फ्लक्स निकालने के लिए इसकी सिमेट्री कंसीडर करनी पड़ेगी, यानी कि ऐसे मैं मान लूँ कि नीचे भी क्या है, एक कोन है, तो ऊपर भी कोन नीचे भी कोन, तो ये क्या बन गई, क्लोज सरफेस बन गई। तो इससे जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बीच में बंद हो गया, इसको मैं कैपिटल Q लिख देता हूँ। तो अब ये जो है आधा पार्ट है ऊपर वाला, ये तो इमेजिनरी हो गया, तो आधे पार्ट, यानी कि अगर ये फाई 1 है तो फाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, आधे वाले पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर एक डिस्क भी है, तो जो कुल फ्लक्स होगा फाई 1 जो होगा, फाई जो होगा इस अपर पार्ट के लिए, वो किसके बराबर होगा, फ्लक्स थ्रो कोन प्लस फ्लक्स थ्रो डिस्क, फ्लक्स थ्रो और डिस्क। तो इसकी वजह से तो आ गया हमारे पास Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच गया ये डिस्क वाला हिस्सा, तो डिस्क वाला हिस्सा ऐसा है, ऐसा सर्कुलर यूं है, तो यहाँ पर Q चार्ज यहाँ पे रखा है, तो इसकी वजह से देखो ये डिस्क है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो ऐसे जाएगा यूं, ds वेक्टर है इसका, या ऐसे जाएगा नीचे की तरफ यूं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूं निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। हमने ये पढ़ा है कि चार्ज की वजह से, जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जाती हैं स्फेरिकल में, तो इस तरह से जाएंगी।
तो यहाँ पर E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और DS ये एक दूसरे के क्या हुए, परपेंडिकुलर हो गए। तो परपेंडिकुलर हो गए तो यहाँ पर जो फाई है वो क्या हो जाएगा, 0। किसके केस में, डिस्क के केस में। तो केवल और केवल कौन से हिस्से का बचेगा, थ्रो कोन। तो इसका आंसर कितना आ गया, Q/2ε0। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, बी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, बी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, गाउस का नियम, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड को टच किया था, फिर गाउस का नियम पढ़ा था। और गाउस के नियम के हमने 2 लॉ पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने, या 2 टाइप पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने इंटीग्रल फॉर्म पढ़ा था उसका, और एक हमने पढ़ा था डिफरेंशियल फॉर्म। क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं, होते हैं डिफरेंशियल फॉर्म पे, इंटीग्रल फॉर्म पे। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं वो सारे के सारे क्यूब वाले हैं, है ना, यानी कि जिनमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ हो रहा है। स्पेरिकल जब आएंगे तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों में से किस से सॉल्व करना आसान होगा, मतलब डिफरेंशियल से करना आसान होगा कि इंटीग्रल से करना आसान होगा। इसी तरह से सिलेंड्रिकल जब आएंगे उनको किस तरह से सॉल्व करना आसान होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कौन सा जो फॉर्म है वो किस तरह के लिए यूज़ होगा, कौन सा फॉर्म है वो किस तरह के लिए यूज़ होगा। तो होपफुली ये जो लेक्चर है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन तुम लोगों के लिए ओपन है, कमेंट करके बता सकते हो। और जिन भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।